.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज कश्मीर फाइल पे फिर बात करेंगे, लेकिन आज बातचीत कश्मीर फाइल्स पर नहीं होगी। आज बातचीत उस माहौल पर भी नहीं होगी जो आसपास चल रहा है। आज बातचीत करेंगे इस फिल्म को बनाने वाले निर्माता पर, निर्माता की नीयत पर, उसके बैकग्राउंड पर, और इस तरह की फ़िल्में क्यों बनती हैं और इस तरह की फ़िल्में इससे पहले बनी हैं या ये पहला प्रयोग है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, इसी को आज समझेंगे और बहुत तरीके से आपको समझाया जाएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत सारी वायरल सामग्री और चीज़ें आती हैं, उसी प्रकार से ये फिल्म भी बनाई गई है जिसका मकसद एक ख़ास तरह का नैरेटिव सोसाइटी में सेट करना है, जैसा कि फेक वीडियोस का होता था, जैसा अलग अलग के ट्वीट का होता था। अब ये बात जब मैं आपसे कहता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको थोड़ा सा इस्टेब्लिश करूँ, थोड़ा सा आपको समझाऊँ। बहुत सारी चीज़ें आपको मीडिया इंडस्ट्री की समझनी पड़ेंगी, बहुत सारी इस वीडियो के ज़रिए आप समझेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री के बैकग्राउंड पे आप जाएंगे तो चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। विवेक अग्निहोत्री ग्वालियर शहर का एक लड़का है, उसी शहर का जहाँ से मैं आता हूँ, और वो उसके बाद आ जाता है। उसका पढ़ने में ब्रिलियंट इसलिए इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, अखिल भारतीय जनसंचार संस्थान में, जिसमें ज़्यादातर चैनलों के पत्रकार पढ़ाई करते हैं, वहाँ एडमिशन हो जाता है। और वहाँ पढ़ाई सिर्फ पत्रकारिता की नहीं होती, वहाँ एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई भी होती है। और विवेक अग्निहोत्री एडवर्टाइजिंग के साथ में निकल जाते हैं और वो कुछ कंपनियों के साथ एडवर्टोरियल का काम करते हैं, एडवर्टोरियल बनाते हैं। अब ये एडवर्टोरियल शब्द जो है, इससे आपको काफ़ी आगे का वीडियो समझने में मदद मिलेगी, इसलिए मैं आपको पहले ये शब्द समझाता हूँ। आजकल एक नई चीज़, आजकल क्या लंबे समय से चली आ रही है, पहले अखबारों में भी थी, अब टीवी में भी हो गई है। आपको देखने में लगेगा कि ये खबर छपी है, लेकिन खबर नहीं होगी, वो विज्ञापन होगा। कई बार आपने देखा होगा पूरे पेज का विज्ञापन, फलां प्रदेश के विकास में ये हो गया, मुख्यमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने ये कहा, 2 संदेश लगे होंगे, अधिकारियों के संदेश लगे होंगे, नीचे आधे पेज में बहुत सारे विज्ञापन होंगे और उन विज्ञापनों के ज़रिए इस पूरे पेज का विज्ञापन का भुगतान किया गया होगा। आप अखबार में हैं, आपको लगेगा ये भी एक खबर है, लेकिन चूंकि इसकी टोन ऐसी होती है, उसकी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी को पहचानते हुए समझ आ जाता है कि ये खबर नहीं है, विज्ञापन है, एडवर्टोरियल है। बहुत सारे चैनलों पर आप देखते होंगे, कुछ बड़े बड़े चैनलों पे आधे घंटे रोज़ उत्तर प्रदेश सरकार का नियमित एक बुलेटिन आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होता है। और ये बुलेटिन एक तरह से, ये जो मीडिया संस्थान हैं, इनको सरकार की तरफ से या विज्ञापन दाता की तरफ से पैसे देने का एक जायज़ तरीका है। नाजायज़ कराने के लिए पैसे देने हैं, लेकिन आप पैसे विज्ञापन के तौर पे दे दो, और विज्ञापन के तौर पे दोगे तो इतना बड़ा विज्ञापन लोगों को दिखाई देगा, तो उसको एडवर्टोरियल में बदल दो। वो खबरें होंगी, पेड न्यूज़ होगी, लेकिन वो न्यूज़ किसके लिए होगी? वो होगी उनके लिए जिन्होंने विज्ञापन दिया है, और वो एक तरह की कस्टमाइज्ड न्यूज़ हो गई। इस तरह के एडिटोरियल आपने काफ़ी देखे होंगे। टीवी पे जब एडिटोरियल चलता है, थोड़े बहुत शर्म बची हुई है तो ऊपर ADVT लिख देते हैं, या अखबारों में भी वो उसके साथ में एडवर्टोरियल छाप देते हैं। और विवेक अग्निहोत्री इसी तरह के एडवर्टोरियल बनाया करते थे। क्रिएटिव आदमी थे, कुछ सीरियल वीरियल भी बना दिया करते थे, कुछ फिल्में भी बना दिया करते थे, और इस तरह का कस्टमाइज काम वो किया करते थे। विवेक अग्निहोत्री उसके बाद फिल्मों की दुनिया में आते हैं और कुछ फिल्में बनाते हैं, जैसे चॉकलेट बनाई उन्होंने, जैसे उन्होंने धन धनाधन बनाई जो खेल पे फिल्म थी। कभी वो क्राइम थ्रिलर बनाते हैं, कभी वो कुछ बनाते हैं। कभी उनकी फिल्में जो हैं वो इतनी ज़्यादा अश्लीलता से भरी हुई मानी जाती हैं कि उन पे विवाद खड़े हो जाते हैं। उनकी फिल्मों के पोस्टर तक इतने भड़काऊ होते हैं जिन पे बात होती है। और विवेक अग्निहोत्री बयान देते हैं कि हाँ, मैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए
सेक्स का इस्तेमाल करता हूँ। विवेक अग्निहोत्री की फ़िल्मों में जो भी बिकाऊ मसाला और मटेरियल हो सकता है वो देते हैं, लेकिन विवेक अग्निहोत्री को एक बड़ी औसत सी सफलता मिलती है। फ़िल्म बनाते हैं, रोज़ी रोटी चल जाती है, लेकिन सुपरहिट सक्सेस फार्मूला उनको नहीं मिलता है। 2016 आता है, 2014 आता है, बीजेपी की सरकार बनती है और अगला मिशन प्रधानमंत्री मोदी का ये होता है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदुस्तान के नामी गिरामी लोग हैं, उन नामी गिरामी और पढ़े लिखे लोगों को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए। वो जहाँ जाते हैं मुँह की खाते हैं, ज़्यादातर बुद्धिजीवी। और उन्होंने अब ये घोषित कर दिया है कि एक इकोसिस्टम बना हुआ है साहब ऐसा, जो लोग हमारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि इसका मतलब ये है कि वो आपके एजेंडे में शामिल होने को तैयार नहीं है। और नतीजा ये होता है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उस एडवर्टोरियल स्टाइल में सरकार के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर। अनुपम खेर के आप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो आपको अनुपम खेर ऐसा लगेगा कि अभी कांग्रेस पार्टी में भर्ती हुए हैं और उनको सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रीय एकता, मैं ट्वीट लगा रहा हूँ, पढ़ते जाइए, राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करना चाहिए। एक बेहद अच्छे बच्चे की तरह वो एक के बाद एक ट्वीट करते रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, और उनका जो पूरा का पूरा कंसर्न होता है वो देश की एकता, भाईचारे के ऊपर होता है। इसके बाद उनकी पत्नी को टिकट मिल जाता है और वो सांसद बन जाती हैं। इसके बाद में आप देखते हैं कि अनुपम खेर सोशल मीडिया सेल के उस चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे तमाशे किए, आपने देखा होगा, अतीत गवाह है। इसी प्रकार विवेक अग्निहोत्री जो है वो अचानक सोशल मीडिया सेल के हित की बातें करने लगते हैं और वो अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी, जो क्राइम और थ्रिलर बनाने वाला आदमी था, उसको पॉलिटिकल कमाई का चस्का लग जाता है और उसको हर 2 साल में, साल 2 साल में एक फ़िल्म बनाने को मिलती है। और वो फिल्म जो होती है उसके नैरेटिव पॉलिटिकल होते हैं, और वो फिल्में 2 चीज़ों को टारगेट करती हैं, एक मुसलमानों को और एक ऐसे लोगों को जिनको दुनिया भर की आइडियोलॉजी कट्टरपंथी पसंद नहीं करती हैं। जहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ हैं वो भी पसंद नहीं करते हैं, भारत के कट्टरपंथी पसंद नहीं करते हैं। और वो बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को, कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम आपको गद्दार घोषित कर देंगे, हम ये एक छवि बना देंगे आपकी कि आप हमारे साथ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप गद्दार हैं और हम देशभक्त हैं। तो इस तरह की छवि बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में 4 लोग तो अपने जैसे होना चाहिए, 4 लोग तो अपनी बातें करने वाले होना चाहिए। तो उसमें जो मीडियोकर टाइप के फिल्म मेकर मिलते हैं, विवेक अग्निहोत्री उसमें शामिल हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि विवेक अग्निहोत्री लगातार किस तरह के ट्वीट कर रहे होते हैं। 2012 में जो विवेक अग्निहोत्री जामा मस्जिद के बाहर खड़े होकर नमाज पढ़ने की मुद्रा में अपना फ़ोटो ट्वीट करता है फ्रीडम हैशटैग के साथ, 2016 आते आते वो लगातार सोशल मीडिया सेल के लिए काम करना शुरू कर देता है, या कहें कि वो ऐसे काम करना शुरू कर देता है जो सोशल मीडिया सेल को वायरल ट्वीट देती है। एक ट्वीट को अगर आप रीट्वीट करेंगे वो वायरल नहीं होती, अगर वो सेलिब्रिटी से आई है तो वो हो जाती है। और वो एक के बाद एक किसान आंदोलन हो तो किसानों को आतंकवादी बताने वाले ट्वीट करते हैं। मुसलमानों के लिए नफ़रत फैलाने के लिए विवेक अग्निहोत्री दुबई में लोग छत पे नमाज पढ़ रहे हैं वैसा एक पुराना फ़ोटो निकाल कर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि देखिए लॉकडाउन के दौरान कैसे मुसलमान छतों पे नमाज पढ़ रहे हैं और वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना की अपनी जो चीज़ें हैं, कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं। और ये वही आदमी है जो कोरोना की गाइडलाइंस के बीच में ट्वीट करके लोगों को कहता है कि फ़्लाइट में नींबू और हल्दी साथ ले जाओ, कोरोना नहीं लगेगा। मिस इन्फॉर्मेशन। इसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, अगर ये चीज़ आप कह देंगे तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लगातार कहते रहे उन्होंने। फिल्म मेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो उनको कहते हैं इनको तब शर्म नहीं आई, तब ऐसी खबरें आती थी, वो खबरें आती थी। और जो कुछ भी विवेक अग्निहोत्री ट्वीट करते हैं वो सोशल मीडिया सेल के लिए ट्वीट होता है एक तरह से, कि सोशल मीडिया सेल उसके बाद उसको रीट्वीट करता है। मसलन जैसे कि समझ लीजिए कि ये कंटेंट ही उनके लिए क्रिएट कर रहे हों, और महिलाओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाटा नैनो का एक विज्ञापन आया था जिसमें लिखा था कि महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, हाँ इसमें बहुत कम जगह है, इसमें गैंगरेप नहीं हो सकता। ये सोच और मानसिकता का एक आदमी है। MDH मसाले के बुज़ुर्ग जो हैं उनको कुछ लोग जब वो अस्पताल में थे लेटे लेटे तो उनको कुछ देशभक्ति के गाने सुना रहे थे, उसको इन्होंने कर दिया कि मरने से पहले वो सुन के मरे हैं। और ट्वीट किसने किया? विवेक अग्निहोत्री ने। क्यों किया? क्योंकि सोशल मीडिया सेल को वायरल कराना था। तो वो उनके पास एक सेट है बुद्धिजीवियों का जिनसे वो ट्वीट कराते हैं, उसके बाद उसको वायरल करते हैं। उस बीच में आपको लगेगा यार ट्वीट तो कोई कुछ भी कर सकता है, हो सकता है उसकी विचारधारा वही हो। लेकिन विवेक अग्निहोत्री एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, करीब 2.5 लाख के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं। और उस यूट्यूब चैनल पे विवेक अग्निहोत्री सिर्फ एजेंडा कैंपेन और एजेंडा वीडियो बनाते हैं। किस तरह का एजेंडा वीडियो? जब राफेल डील चल रही होती है और चौकीदार चोर है का नैरेटिव चलता है तो उसको बचाने के लिए पल्लवी जोशी एक वीडियो बनाती हैं और उस वीडियो के ज़रिए वो समझाने की कोशिश करती हैं कि राफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ। ये चैनल सिर्फ वो कंटेंट बनाता है जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्री के लिए रसद की तरह सप्लाई होता है। पहले ये वीडियो बनाते हैं, उसके बाद इनके सेलिब्रिटी चेहरों को मिला के उस वीडियो को वायरल किया जाता है। और जब ये सेलिब्रिटी चेहरे वाले वीडियो वायरल होने लगते हैं तो अपनी सेलिब्रिटी, इसका वजन भी बढ़ा दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। ऐसे चैनल वाले बार बार अपने एंकर की फ़ोटो डालते हैं, बार बार विज्ञापन में होर्डिंग पे छापते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ बहुत बड़ा एंकर है, तो उससे उनको खबर की विश्वसनीयता आती है। तो उन्होंने इसी सब के लिए अग्निहोत्री को, जो आदमी अश्लील टाइप की फिल्म बनाता था, जो कहता था सेक्स को मैं मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, उसको फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है, उसको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाता है और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं ताकि उसका एक स्टेचर बन जाए। तो ये लोग कस्टमाइज फिल्म बनाते हैं। कस्टमाइज फिल्म का मतलब यह हुआ जैसे कि आप कस्टमाइज कार बनवाते हैं, हमारी डिमांड पे हमारे हिसाब से बनाइए। और इसलिए कि कश्मीर फाइल कस्टमाइज फिल्म थी कि जिस एक्सोडस के ऊपर फिल्म बनी है उस एक्सोडस में जिन जिन मौलवियों ने और जिन जिन धर्मगुरुओं ने कश्मीरी पंडितों की मदद की थी उनकी हत्या की गई थी, उन मुसलमानों की हत्या की गई थी। इस चैप्टर को क्यों हटा देते हैं आप? इसलिए हटा देते हैं कि फिर हिंदू मुसलमान नहीं हो पाएगा, फिर आतंकवादी बनाम कश्मीरी हो जाएगा। और वो वहीं पे पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद दिल्ली में आ जाते हैं, NSD में उनका एडमिशन होता है उनका। और दिल्ली में भी वो NSD में रहने के बाद लगातार देश को भाईचारे का संदेश देने वाले काम करते रहते हैं। और वो अनुपम खेर जो कभी कश्मीर में नहीं रहे, पूरी ज़िंदगी शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश में है, दिल्ली में, मुंबई में रहे, वो कश्मीरियों के नाम पे आंसू बहाने लगते हैं और लोगों को ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि वो भी बहुत पीड़ित हैं। दुर्भाग्य से कश्मीर के पीड़ितों की असली कहानी जो कश्मीर के पीड़ितों के ज़रिए आई है वो आप तक नहीं पहुंचती। इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि ये कस्टमाइज्ड फिल्म है, इसको सोशल मीडिया सेल ने बनाया है। सोशल मीडिया सेल इसको बाकायदा चर्चित बनाएगी, इसको सोशल मीडिया पे चर्चित किया जाएगा, चैनलों पे इस पर लंबी लंबी बहस करवाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कस्टमाइज फिल्म को देखने के लिए जाएं। और ये फिल्म जब आप देखते हैं तो आपका ब्रेन भी कस्टमाइज होने लगता है। और ये सब जो दिमाग के मैनिपुलेशन का काम है, ब्रेन के मैनिपुलेशन का काम है, आपके दिमाग से खेलने का काम है। और दिमाग के साथ खेलकर इस देश पर कब्ज़ा कर लेने की जो नीयत है ये उस देश में हो रही है जो बहुत बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के शहीदों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। आप उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं। शहीद भगत सिंह की जीवनी है कुकू FM पर, अभी हाल में मैंने उसे देखा है, ये ऑडियो बुक है। इस तरह की और भी कई किताबें हैं। इन किताबों को आप सुनकर ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ऑडियो बुक्स की खासियत ये होती है कि आप उनको अपने बाकी काम करते हुए भी सुन सकते हैं और ज्ञान बढ़ा सकते हैं।
इस तरह की 1000 से ज़्यादा पुस्तकें कुकू एफएम पर उपलब्ध हैं। उन पुस्तकों का आनंद आप डिस्काउंटेड प्राइस में ले सकते हैं, क्योंकि कुकू एफएम पर आजकल होली डिस्काउंट चल रहा है। हमारे दर्शकों को एक कोड आप ख़ास लगेंगे जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस कोड को आप लिखेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें कुकू एफएम पर हैं। 1000 से ज़्यादा जो पुस्तकें हैं उसमें अलग अलग विषयों पे पुस्तकें हैं, उसमें हेल्थ पे है और भी चीज़ों पे पुस्तकें हैं जिनसे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। सारी की सारी ऑडियो बुक्स हैं। ये जो पुस्तकें हैं ये सुनने वाली पुस्तकें हैं। और एक पुस्तक आप ख़रीदते हैं वो 200 रुपये में करीब कोई भी किताब आती है। और कुकू एफएम का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको साल भर का 200 रुपये में मिल जाएगा इस स्कीम के तहत। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम हैं। आपको मैं बता रहा था कि कश्मीर में किस तरह से इस तरह की जो मार्केटिंग हो रही है। दरअसल मेरा मकसद जो है वो इस फिल्म से ज़्यादा आपको ये बताना है कि आपके दिमागों को कस्टमाइज़ और मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये आपके ब्रेन तक पहुंचने वाली एक रोबोटिक आर्म है। आपके दिमाग का हरण करने के लिए मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। कोई आपके दिमाग में ड्रिल करके चिप नहीं लगाता है। वो आपके दिमाग को बग़ैर छुए, बग़ैर उसकी सर्जरी किए, आपके जो नेचुरल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, नेचुरल रिसोर्स हैं, इनलेट्स हैं जहाँ से आपके अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है, आपकी आँखें, आपके कान, उनके ज़रिए ही वो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। आज वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं जब आप सो रहे होते हैं। उस दौरान डाटा की ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही होती है। उस प्रोसेसिंग के दौरान धीरे धीरे आपके ब्रेन का पूरा हिस्सा ये इन्फॉर्मेशन टेक ओवर करती जाती है। कल्पना कीजिए जो वीवस दृश्य इस फिल्म में दिखाए गए हैं, ये फिल्म देखकर आप जाएंगे, कई बार सपने में दिखाई देंगे, आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे और आपको लगेगा वाकई आपकी भुजाएं फड़क उठेंगी। और उसके बाद आपको ये समझा दिया जाएगा कि आपका दोषी तो वो है। जैसे कुत्तों की ट्रेनिंग की जाती है, कुत्तों को, ख़तरनाक कुत्तों को हमेशा बंद करके रखा जाता है और उनको सिर्फ उनका मास्टर ही खोलता है और बंद कर देता है। तो वो उसका जो मास्टर है उनका, उसको तो वो पहचानते हैं और मास्टर जिसको कह देता है दुश्मन है, उसी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कई मामले दुनिया में ऐसे आए हैं जिसमें कुत्तों को ट्रेंड करके हत्याएं करवाई गई हैं। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन को भी पूरी तरह से इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि हम इन फिल्मों को, इस सोशल मीडिया की सामग्री को, जिस तरह के ट्वीट ये लोग करते हैं, जिस तरह की बातें सेलिब्रिटीज़ करते हैं, यूट्यूब वीडियोस जो बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक नियोजित तरीके से आपके ब्रेन में बार बार इंसर्ट की जाती हैं और आप उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जो आपको ये दिखाया जा रहा है। और आप अचानक ये भूल जाते हैं कश्मीर में क्या हुआ था। आपने जीवन भर जो पढ़ा है वो भूल जाते हैं और अचानक आपको ये कहा जाता है, रिपीटेडली कहा जाता है कि आपको अब तक जो कहा गया था वो झूठ है, सच पहली बार सामने आया है, उसको उखाड़ कर फेंक दो। और आप जांच भी नहीं करते हैं, आप उसी रास्ते पर चल देते हैं। तो सोशल मीडिया का जो गेम होता है, ये फिल्म उसका हिस्सा है। ये मनुष्यों के दिमाग पे नियंत्रण करने की एक तरकीब का हिस्सा है। और ये जो नियंत्रण है, ये तरह तरह से आपको एक ख़ास तरह के प्रोग्रामिंग की तरफ ले जा रहा है। वो प्रोग्रामिंग जिसके तहत आप सबको कहीं ना कहीं दूसरा कोई नियंत्रित करेगा और वो दूसरा आपको नियंत्रित करने के साथ साथ आपके देश को भी नियंत्रित करेगा। और इस देश को नियंत्रित करने वालों को भी नियंत्रित करने की हसरतें बहुत सारे लोगों की हैं दुनिया में, आप जानते होंगे। बेहतर है कान खुले रखें, क्रिटिकल थिंकिंग रखें। सामने वाला जो कह रहा है वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है। मैं आपके सामने कोई भी चीज़ आती है तो उसका दूसरा पहलू देखता हूँ और मेरी कोशिश होती है आपको बताऊँ ताकि आप दोनों पहलू सामने रख के कोई फ़ैसला ले सकें। जो मुझे समझ आया मैंने आपको बताया है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। कभी ये मत मानिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो परम सत्य है। जांच करिए, क्रॉस चेक करिए, उसके बाद उस पर भरोसा करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।